बिटवीन कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। अब हम चलते हैं फ्रंटल साइक्लोन। हमने जो चौथी रेनफॉल के टाइप से की थी फ्रंटल रेनफॉल, वो हम देखते हैं कि किस तरह से ये फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं। उनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। उन्हें ट्रैवलिंग डिप्रेशंस भी कहते हैं, उन्हें कोल्ड कोर साइक्लोन्स भी कहते हैं और उन्हें वेव साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो पहले हम चलते हैं कि किस तरह से ये फ्रंटल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि साइक्लोन को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि साइक्लोन का मीनिंग क्या है, राइट। साइक्लोन होने के लिए कुछ 3-4 कंडीशंस होती है। सबसे पहले साइक्लोन का नाम आते हैं, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि साइक्लोन की बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है बहुत ही स्टीप लो प्रेशर सिस्टम। बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम जितनी डेवलप होगी उतने ही ज्यादा वो एयर को कन्वर्ज करेगी, एयर को अट्रैक्ट करेगी, राइट। तो सबसे पहले एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बननी चाहिए। उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम बनने के बाद एयर जो है उस पॉइंट के यहाँ पे, अगर इस एरिया में लो प्रेशर सिस्टम बन रही है तो एयर हर एक डायरेक्शन से वहां पे उस पॉइंट पर आना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे मर्ज नहीं होगी, लेकिन एक सर्कुलर मूवमेंट में वो उसके पास जाएगी और इस स्पाइरल मूवमेंट में वो ऊपर राइज करेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो कन्वर्जन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट्स क्लॉकवाइज। इट इज डिफरेंट देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर। ये कन्वर्जेंस की डायरेक्शन है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है क्लोज्ड आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स यानी कि अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, राइट। यानी कि ऐसे लाइन जो लैंड पे अलग अलग प्लेसेस होंगे, उनके अलग अलग प्रेशर वहां पे होंगे। अगर किसी प्लेसेस के सेम और इक्वल प्रेशर है तो अगर उस सभी प्लेसेस को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो वो उस रीजन का आइसोबार बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइंस हैं। ये 1012 वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये आइसोबार बताता है कि इस रीजन के नीचे आने वाले सारे प्लेसेस का जो प्रेशर है वो 1012 रहेगा, राइट। ये नॉर्मल आइसोबार्स है जो इस तरह के जो है वो लाइंस में पाए जाते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड आइसोबार होते हैं वो इस तरह से होते हैं, सर्कुलरली क्लोज्ड हो जाते हैं। दो इस तरह के क्लोज्ड आइसोबार बनते हैं, एक तो हाई प्रेशर सिस्टम में भी बनते हैं और लो प्रेशर सिस्टम में भी बनते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि हाई प्रेशर के सर्कल में आप जैसे ही अंदर जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। फ्रॉम 1020 टू 1024 प्रेशर जो है अंदर जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो रीजन होगा हाई प्रेशर रीजन होगा, वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होगी, एयर जो है डिसेंड होकर डाइवर्ज होती होगी। अगर इस तरीके का क्लोज्ड आइसोबार बन रहा है और जैसे हम उसके अंदर जाते हैं प्रेशर कम होता जा रहा है, फ्रॉम 1004 टू 1000 और ज्यादा ही ज्यादा 900 800, इस तरह से अगर प्रेशर कम होता है तो उस रीजन को लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो साइक्लोन जब भी डेवलप होते हैं उनके उससे पहले सबसे ज्यादा उस तरह की क्लोज्ड आइसोबार सिस्टम जो है वो बननी चाहिए। फ्रंटल साइक्लोन में इस तरीके की क्लोज्ड आइसोबार सिस्टम बनती है ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम। हमने देख लिया कि 2 टाइप्स ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। फ्रंटल साइक्लोन्स जो है वो थर्मली इंड्यूस नहीं है बट डायनामिकली इंड्यूस्ड है। कैसे? सबसे पहला फेज टेम्परेट साइक्लोन का, सबसे पहला फेज में ये होता है कि हमने पहले ही देखा कि टेम्परेट रीजन में इस तरह के एयरमास पाए जाते हैं, राइट। बहुत बड़े एयरमासेस हैं, बहुत ज्यादा उनकी हाइट होती है। अब ये एयरमास जो है विंटर सीजन में अपनी जो सोर्स रीजन है उससे अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट फेज में ये होता है कि ये अपने सोर्स रीजन से अलग रीजन पे मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन किसी और दूसरे एयरमास के जब कांटेक्ट में आएंगे तो एकदम से उसे पुश करना स्टार्ट नहीं करते, बट पहले जो है क्योंकि उनकी ये जो एयरमास होता है बहुत ही ग्रेजुअली मूव करता है, राइट, बहुत ही कम स्पीड में मूव करता है। तो जब एक दूसरे के सामने जब आ जाएंगे तब जो पहला एक फ्रंट वर्टिकली जो बॉर्डर उनके बीच में बनेगी उसे स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं, क्योंकि अभी तक इस स्टेज में उन दोनों ने एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट नहीं किया है, राइट, सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दूसरा फेज यानी फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन, इसमें होता है कि सपोज ये 3 एयरमास एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुके हैं, स्टेशनरी फ्रंट बन चुका है। यहाँ पे कोल्ड एयरमास है, वार्म एयरमास है और कूल एयरमास है। फिर ये जो तीनों एयरमास है एक दूसरे को पुश करना स्टार्ट करते हैं। कोल्ड एयरमास अगर ज्यादा एक्टिव है और वार्म एयर को इस तरह से पुश कर रहा है तो उन दोनों के बीच में कोल्ड फ्रंट बनेगा। यहाँ की वार्म एयरमास ऊपर की कूलर एयरमास को ज्यादा पुश करेगी तो उसके बीच में वार्म फ्रंट बनेगा।
और इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनकी एक सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, राइट। तीसरे स्टेज में जाने से पहले हम देख लें कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। इस तरह से कोल्ड एयर मास यहाँ की वार्म एयर मास को पुश कर रहा है और वहां बीच की जो वार्म एयर मास है वो धीरे धीरे इस तरह से अपलिफ्ट हो रही है। लेकिन एक कोल्ड फ्रंट है, उसका ग्रेडियंट बहुत ही स्टीप है, स्लोप उसका स्टीप है, अचानक से उसका अपलिफ्टमेंट होगा, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनने की शुरुआत हो जाएगी, राइट। और क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर मास का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नीचे बनेगा लो प्रेशर सिस्टम, राइट, डायनामिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम। देखिए इस तरीके की सर्कुलर मूवमेंट बन रही है और यहाँ पे वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास बीच के वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एयर मास अपलिफ्ट होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनती जाएगी। और यहाँ पे भी वार्म एयर मास कूलर एयर मास को पुश कर रहा है, फिर भी अपलिफ्ट तो वार्म एयर मास ही होगा, राइट। और यहाँ पे भी अपलिफ्टमेंट हो रही है। तो अगर हम देखें तो पूरा हमारे ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ बीच में इस तरह के लो प्रेशर सिस्टम इन सर्कुलर मूवमेंट की वजह से बनती जाती है और ये लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं बिकॉज ऑफ द डायनामिक रीजंस, राइट। टेम्परेचर का इसमें कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके की क्लोज्ड आइसोबार सिस्टम यानी कि इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बनती जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सपोज दोनों साइड से कोल्ड एयर मास भी वार्म एयर मास को पुश कर रहा था और वार्म फ्रंट भी कूलर फ्रंट को पुश करते हुए खुद अपलिफ्ट हो गया, तो एक स्टेज के बाद पूरे का पूरा वार्म एयर मास है वो अपलिफ्ट हो जाएगा और दोनों जो कोल्ड और कूलर एयर मास थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे इस तरह से। तो उन दोनों के बीच में जो फ्रंट डेवलप होता है उसे ऑक्लूडेट फ्रंट कहते हैं, राइट। ऑक्लूडेट फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि ऐसा रीजन वो तभी बनता है जब पूरा उसके बीच का वार्म एयर मास पूरा का पूरा अपलिफ्ट हो जाए। उसके बाद डिसिपेशन स्टेज। अब वो एयर मास जो वार्म एयर मास पूरा का पूरा अपलिफ्ट हुआ था, अपलिफ्ट हो जाने के बाद वो रेनफॉल देगा, राइट, अपलिफ्ट हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स हो गए, रेनफॉल देगी। रेनफॉल के बाद वो पूरा एयर मास अब ड्राई हो चुका है, रेनफॉल के जरिए उसे सारे मॉइस्चर दे दिए। लेकिन नीचे के जो दो एयर मास है, एक कोल्ड एयर मास और कूलर एयर मास, उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, राइट। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है फ्रंट डेवलप नहीं हो पाएगा और इसीलिए जो टेम्परेट साइक्लोन जो अभी तक जो फ्रंट की वजह से बना हुआ था वो धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट करेगा, राइट। तो ऑक्लूडेट फ्रंट के बाद लेट्स सी अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का एक स्टेशनरी फ्रंट डेवलप होता है, दो कूल और एक वार्म और एक कूल एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक स्टेशनरी फ्रंट डेवलप होता है। सेकंड पोर्शन में ये होता है कि कोल्ड एयर मास पुश करता है वार्म एयर मास को, वार्म कूलर एयर मास को, और इसीलिए फ्रंट्स डेवलप होते हैं, बीच में एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है। थर्ड स्टेज में होता है कि बीच का जो वार्म एयर मास था वो पूरे का पूरा अपलिफ्ट हो गया है और यहाँ पे बनेगा ऑक्लूडेट फ्रंट, राइट। इसलिए अब ये पूरा एयर मास अपलिफ्टेड अब हो चुका है और ज्यादा एयर का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच ये भी कोल्ड है ये भी कूलर एयर है और इनके बीच में इतना डिफरेंस नहीं है कि कोल्ड एयर इसको पुश करके और ज्यादा उसको अपलिफ्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ की जो लो प्रेशर सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है क्योंकि अब अपलिफ्टमेंट बंद हो चुका है। यानी कि फर्स्ट हमें ऐसे दिखाई देगा, सेकेंड स्टेज बी में थोड़ा वेवी, फिर फ्रंट्स डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द पुशिंग, थर्ड स्टेज में यहाँ पे ऑक्लूडेट फ्रंट बनता है और फोर्थ स्टेज में फ्रंटल लिसिस यानी कि डिसिपेशन हो जाता है फ्रंट का। दोनों जो एयर मास नीचे रह गए कोल्ड और कूलर वो दोनों एक दूसरे को पुश करके कोई वार्म एयर मास को पुश नहीं कर पाते, अपलिफ्ट नहीं कर पाते, वीक जो लो प्रेशर सिस्टम बना वीक हो जाता है और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो डिसिपेट हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन की एक प्रॉपर्टी यह है कि वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करता है, राइट। उनका पाथ जो होता है प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि वो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे पास होता है, धीरे धीरे इनमें फ्रंट्स डेवलप होते हैं, ऑक्लूडेट फ्रंट होता है, बहुत ही धीरे धीरे डिसिपेशन होता है और इसीलिए इन रीजन की जो वेदर डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत ही इजीली उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे कितने बजे कौन सी जगह पे कितना रेनफॉल होगा, राइट। क्योंकि बहुत ही ग्रेजुअल उनका बनना है, डिसिपेशन बहुत ग्रेजुअल है, पास ही बहुत धीरे धीरे होते हैं तो उनका प्रिडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट हो जाता है। कई लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को वो बेटर लगते हैं और इंडिया का सभी चीजें उनको बुरी लगती है। वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि देखा यूएसए के वेदर डिपार्टमेंट जो है वो कितना एक्यूरेटली बता पाता है कि रेनफॉल आज होगी कि नहीं, और हमारा इंडियन वेदर डिपार्टमेंट पता ही नहीं पाता कि कब मानसून की शुरुआत होगी, आज होगा कि नहीं होगा, राइट। यूएसए में अगर आप जाएंगे तो वहां के लोग रोज सुबह अपने ऑनलाइन वेदर सिस्टम चेक कर लेते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी
उसी तरह से अम्ब्रेलाज और रेनकोट लेकर ही बाहर निकलते हैं। और जैसी प्रिडिक्शन होती है कि आज नहीं होगी या आज होगी, तो उसी तरह से बारिश अगर लिखा है होगी तो होती ही है, राइट। तो उस रीजन में रहने आने के बाद वो लोग इंडिया की इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडियन वेदर डिपार्टमेंट इतना एक्यूरेट नहीं है। बट द रियलिटी इज, इन लोगों को ये नहीं पता कि इन रीजन में जो बारिश हो रही है वो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। और हमारा जो इंडियन मानसून है, ट्रॉपिकल मानसून, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इन द वर्ल्ड। अगर ट्रॉपिकल मानसून यूएसए में भी होता तो उसका भी वेदर डिपार्टमेंट अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज स्टिल वो अभी भी एक मिस्ट्री है। उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स है इंडियन मानसून को, क्यों कंटिन्यू करेगा, क्यों ऑनसेट होगा, क्यों उसमें गैप्स आएंगे, बहुत ज्यादा फैक्टर्स है। और अभी भी सारे फैक्टर्स जो है वो हम फाइंड नहीं कर पाए, और इसी की वजह से हमारा वेदर डिपार्टमेंट कितना एक्यूरेटली हमारे मानसून को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, राइट। तो ब्लैक एरोज जो ऊपर और नीचे देख रहे हैं नॉर्दर्न साइड पे और सदर्न साइड पे, ये टेम्परेट साइक्लोन के एरियाज है, डिस्ट्रीब्यूशन है। वो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में टेम्परेट रीजन में मूव करते हैं, राइट। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन, वेव साइक्लोन, कोल्ड कोर साइक्लोन। ग्रीन जो एरो है जो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, दे आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अब हम चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नॉर्थन अमेरिका में हुरिकेन्स कहते हैं, चाइना में उसे टाइफून कहते हैं। ये जो डेवलप होते हैं हमेशा लेट समर में डेवलप होते हैं। हमें टेम्परेट साइक्लोन देखिए वो हमेशा विंटर में डेवलप होते हैं। हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा समर में डेवलप होते हैं, लेट समर में स्पेशली। लेट समर में इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा आप याद रखिए, हमेशा वाटर बॉडी से ही उनका इमरजेंस होता है। जब समर आता है, इंटेंस हीटिंग होती है ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन वाटर जो है वो लैंड से कम ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। तब जब पूरा समर पास हो जाता है, तब लेट समर में ट्रॉपिकल वाटर गर्म होता है, और उसका जब टेम्परेचर, जिसे सी सरफेस टेम्परेचर कहते हैं, वो अगर 25 to 27 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए, तो उस ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल वाटर बॉडी में, वहां पे बहुत ही ज्यादा इवोपरेशन स्टार्ट होगा। और इवोपरेशन की वजह से जो एयर होगी वो राइजिंग करेगी, लो प्रेशर सिस्टम उस वाटर बॉडी पे बनता जाएगा। ट्रॉपिकल वाटर बॉडी पे बनता है। इसमें ये होता है कि क्योंकि ये वाटर बॉडी है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बन रही है, एयर कन्वेक्शनली ऊपर जाएगी। ऑब्वियसली अब ये लो प्रेशर सिस्टम है वो टेम्परेचर की वजह से बना है, इसीलिए थर्मली इंड्यूस्ड है। एयर ऊपर जाएगी, कन्वेक्शनली ऊपर मूव करेगी, राइट। और ये एयर बहुत ही गर्म होगी, बहुत ही वेट या मॉइस्ट होगी। वेट और मॉइस्ट इसलिए होगी क्योंकि पानी से ही उसको कंटिन्यूस ह्यूमिडिटी या कंटिन्यूस उसको मॉइस्चर मिलती जाती है। इसलिए ये एयर एक तो वैसे भी ट्रॉपिकल रीजन में गर्म होने की वजह से बहुत ही गर्म है, प्लस बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर वाली है। तो जैसे वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाते उसे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन मिलता जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से कवर करेगी और एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को वो क्रिएट करेगी, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे एयर को, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, एयर का कन्वर्जेंस होगा। बाहर से अगर हम देखें तो इस तरह स्पाइरल मूव करते हुए एयर ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद उसकी हाइट पे, क्यूमुलोनिम्बस के टॉप पे, वहां पे हाई प्रेशर सिस्टम होगा और एयर डाइवर्ज करेगी, राइट। तो पूरे क्यूमुलोनिम्बस की हाइट तक एयर जो है ऊपर राइज करती है। मैच्योर सिस्टम में ये होता है कि इस तरह के नीचे वाटर बॉडी में से जो मॉइस्चर आती है, कंटिन्यूसली एयर, उस गर्म एयर जो है वो ऊपर, मॉइस्चर ऊपर चलती जाती है, और भी एयर कन्वर्जेंस होता है और भी एयर इस तरह ऊपर से ऊपर वो चलती ही जाती है। तो एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन या इस तरह का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होता है। उसके बीच में एक रीजन होता है, बहुत ही नैरो रीजन, उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई कहते हैं। इस रीजन की ये विशेषता है कि ये जो रीजन होता है वो हाई प्रेशर होता है। इतने इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम के बीच में एक नैरो बेंड ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम होता है, और उसे कहते हैं प्रेशर डिफेक्ट। यानी कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वहां पे बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स है, इंस्टेबिलिटी है, राइट, और बहुत ही ज्यादा रेनफॉल इस रीजन में हो रही है। बट जो आई है उसके अगर हम नीचे देखेंगे तो क्लियर स्काई होगा, कोई रेनफॉल नहीं होगी, कोई स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन है, एयर यहां से डिसेंड करती है। इसका रीजन ये है कि यहां से एयर जो स्पाइरल मूवमेंट करके ऊपर जाती है, ये एयर में से कुछ एयर जो है यहाँ पे ठंडी होने के बाद एक नैरो बैंड में नीचे डिसेंड करती है, और उसी की वजह से साइक्लोन की आई डेवलप होती है। जनरली इस आई की वजह से क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोस्टल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, राइट, तो जब भी साइक्लोन आता है उसकी प्रेडिक्शन होती है, तो हमारी गवर्नमेंट कोस्टल एरिया में से सभी लोगों को इवैक्यूएट करती है, राइट, उसके पास इवैक्यूएट करती है, और शेल्टर एरिया में उनको जो है उनको अलग रीजन में लिया जाता है, या फिर उनको कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकले।
उसमें होता ये है कि सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड पे किसी का घर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, लोग उसके घर के अंदर ही है, ये पूरा हाफ ऑफ द साइक्लोन पास हो जाएगा। जब उस एरिया इस आई के नीचे आएगा तब उन्हें लगेगा कि साइक्लोन चला गया है, बिकॉज इस क्लियर स्काई स्टेबल कंडीशन, वो लोग बाहर आ जाएंगे। और जैसे वो लोग बाहर आएंगे, साइक्लोन का दूसरा पोर्शन जो सक्शन करेगा, पूरी चीज को डैमेज करेगा, वो फिर से पास होगा, राइट। तो आई जो होती है वो ऐसा इंडिकेट करती है कि एवरीथिंग इज क्लियर, बट आई जो होती है वो बहुत ही नैरो रीजन होता है, नैरो रीजन ऑफ हाई प्रेशर। और टेम्परेट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ज्यादा डिवास्टेटिंग है कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। ये पूरा सक्शन करते हैं, एयर सक्शन होती है, तो पूरे उसके नीचे या उसके पाथ में जो कुछ भी आता है उसको सक्शन करके ऊपर ले जाते हैं। इस तरह की आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई होती है जो यहाँ पे एयर, सारी एयर यहाँ से ऊपर जाती है, उनके दोनों रीजन में बारिश होती है, लेफ्ट साइड एंड द ट्रॉपिकल के राइट हैंड साइड पे। लेकिन जो आई होती है वहां पे क्लियर स्काई होता है, डिवॉइड ऑफ एनी क्लाउड्स, और यहाँ पे एकदम से स्टेबिलिटी कंडीशन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन से ज्यादा पावरफुल होता है। उसका रीजन ये है कि टेम्परेट साइक्लोन में जो डायनेमिकली इंड्यूस लो प्रेशर सिस्टम बनता है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है, राइट। जितना ट्रॉपिकल साइक्लोन का लो प्रेशर सिस्टम है, बहुत ही कम लो प्रेशर होता है, बहुत ही कम प्रेशर होता है, और इसकी वजह से इनके लो प्रेशर सिस्टम की वजह से जो एयर जो स्पाइरल होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में होती है, और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते बहुत ही स्विफ्टली मूव करते हैं, उनका पाथ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे टेम्परेट साइक्लोन में देखा कि बहुत ही इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनका पाथ क्या है, वैसा ट्रॉपिकल साइक्लोन में हम नहीं कर सकते, राइट। और उनकी सबसे एक इंपॉर्टेंट यूनिक चीज ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा वाटर बॉडी पे ही बनते हैं, राइट। वाटर बॉडी गर्म होगी और उसकी मॉइस्चर से ही साइक्लोन को एक फ्यूल मिलता रहेगा, क्योंकि जितनी मॉइस्चर होगी उतना ही वो क्लाउड स्ट्रांग बनेंगे, राइट, और उतनी ही ज्यादा रेनफॉल होगी। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का सबसे बड़ा फ्यूल है वाटर बॉडी में से आने वाली मॉइस्चर, और इसीलिए जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड एरिया में जाएंगे तो उनको जो नीचे से मॉइस्चर मिल रही है उसे वो कट ऑफ हो जाएंगे, और इसीलिए जैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड एरिया में, कोस्टल एरिया में एंटर करते हैं वो वीक होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वहां पे पहुंचते हैं, डैमेज करते हैं, ऑब्वियसली रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये उनकी वीकनिंग होने की शुरुआत है, राइट। जैसे लैंड में आएंगे धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। अगर फिर से वो देखते हैं कि किसी रिवर के या लेक पे से पास हो गए तो फिर से उनको मॉइस्चर मिल जाएगी और फिर से वो एक्टिव हो जाएंगे, बट जनरली जैसे वो लैंड पे से आएंगे वो डिसिपेट होना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द येलो एरो जो है वो दे आर दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पे ट्रॉपिकल वाटर बॉडी में आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रीजन है यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, हमारा अरेबियन सी, सॉरी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक सी। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं टेम्परेट साइक्लोन से रिवर्स, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। चाइना में यहाँ पे ईस्ट चाइना सी से ईस्ट टू वेस्ट आने वाले को टाइफून कहते हैं। अटलांटिक में यहाँ से यूएस की तरफ आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को वो हुरिकेन्स कहते हैं। इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं जनरली ज्यादा इफेक्ट हमें बे ऑफ बंगाल वाले करते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होने की वजह से हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइक्लोन्स की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। अरेबियन सी में ये होता है कि क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट में जाते हैं, तो अगर भी उनका डेवलपमेंट अगर इंडिया की कोस्ट में नजदीक में भी होता है तो ईस्ट टू वेस्ट के हिसाब से वो पाकिस्तान में जाके टकरा जाता है, तो इंडियन कोस्ट या इंडियन वेस्टर्न कोस्ट जो है वो बच जाता है। लेकिन रेयरली यहाँ पे भी आते हैं। शायद कुछ साल पहले कंडला में भी इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था और काफी ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था। तो इस रीजन में इस तरह हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। उनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन की लोकेशन वो अराउंड 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन 80 to 20 डिग्री में बीच में पाए जाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन का प्रेशर सिस्टम डायनेमिकली इंड्यूस्ड होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का लो प्रेशर सिस्टम थर्मली इंड्यूस होता है, टेम्परेचर की वजह से बनता है। टेम्परेट साइक्लोन वो फ्रंटल इंटरेक्शन यानी कि दो एयर मासेस के इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो उनका सी सरफेस टेम्परेचर, ट्रॉपिकल वाटर का सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से डेवलप होता है। टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज एरिया कवर करते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ही छोटे एरिया में होते हैं, राइट।
टेम्परेट साइक्लोन हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे। टेम्परेट साइक्लोन की मूवमेंट बहुत ही ग्रेजुअल और बहुत ही प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही स्विफ्टली मूव करते हैं, उनका पाथ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। टेम्परेट साइक्लोन, उनकी विंड की स्पीड अराउंड 40 to 50 किलोमीटर पर आवर होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की विंड स्पीड मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट। और ऐसा होने का रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेट ग्रेडियंट, टेम्परेट रीजन में 980 MB यानी उतना बार जितना प्रेशर जो है कम होता है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में लेस देन 880 तक पहुंच जाता है, राइट। तो इसकी वजह से उनकी विंड स्पीड भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की ज्यादा होती है। टेम्परेट साइक्लोन पावरफुल ऑन लैंड, वो पूरे लैंड में ही पास होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखा कि वो वाटर बॉडी पे डेवलप होते हैं, जैसे लैंड में आते हैं वो वीक होना स्टार्ट कर देते हैं। इसे टेम्परेट साइक्लोन जो है वो लैंड एरिया को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ कोस्टल एरिया को अफेक्ट कर पाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन इमर्जेंस भी बहुत ही स्लोली है, डिसिपेशन भी बहुत स्लोली है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली डेवलप भी होते हैं और बहुत ही क्विकली डिसिपेट भी होते हैं। मेंस 2014 में एक क्वेश्चन आ चुका है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, व्हाई? 10 मार्क का क्वेश्चन, हिंट दे देती हूँ, बता दें 4 रीजन इस आंसर में मुझे लिखना है। क्यों सिर्फ इस चाइना सी या अरेबियन सी या इस रीजन में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन? सबसे पहले ये जो 3 सी के नाम दिए गए, दे आर ट्रॉपिकल वाटर्स, राइट। सबसे पहली जरूरत, सबसे पहली कंडीशन, ट्रॉपिकल वाटर होने की वजह से लेट समर में यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। प्लस अगर आप ओशन करंट्स अगर आपको याद हो तो इन सभी रीजन के इस ईस्टर्न कोस्ट से वार्म करंट पास होते हैं, और वार्म करंट भी यहाँ पे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देते हैं, और यहाँ पे इसीलिए पानी का टेम्परेचर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। तो इस वजह से भी यहाँ पे जो है साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। और इसी वजह से हम ये जो भी सी की बात कर रहे हैं उनके वेस्टर्न जगह पे कोस्ट है, राइट, यहाँ पे लैंड है, और इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। अब दूसरे वाटर बॉडीज को देख लीजिए, वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, लेकिन वो सीधे और ही सी के अंदर ही जाते हैं, राइट। वो किसी लैंडमार्क को टकरा नहीं पाते, और इसीलिए वो अननोटिस रह जाते हैं। लेकिन इन सी के में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होंगे वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वहां की वेस्टर्न कोस्ट को अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो चांसेस या फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, राइट। फर्स्ट इज दे आर द ट्रॉपिकल वाटर्स एंड द सेकंड इज द वार्म ओशन करंट्स।